हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। अब पांचवी चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है आपकी इमरजेंसी फंड। इसे रखना तो बहुत ही जरूरी है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, ठीक है ना, आपकी कोई खास सेविंग भी नहीं है। चलिए, मतलब ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट करना और सेविंग करना बहुत ही जरूरी है। पर यदि मान लेते कि आपने नहीं किया है, तो जब आपने सेविंग नहीं की, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो आवश्यकता पड़ने पर आप क्या करेंगे? आपको औरों से उधार मांगना पड़ेगा। और औरों से उधार मांगना यानी कि कर्ज में डूब जाना, ये चीज सही नहीं है एक अच्छी फाइनेंस प्लानिंग के लिए। ये चीज सही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको कोई भी इमरजेंसी स्थिति आने पर किसी से उधार मांगने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए पहले से ही अपने पास इमरजेंसी फंड रखिए। हालांकि आपको अपने इमरजेंसी फंड को खर्च नहीं करना है, ऐसा आपको प्रयास करना है कि कुछ भी हो आपका इमरजेंसी फंड का 1 रुपये भी खर्च ना हो, ऐसा आपको प्रयास करना है, ठीक है ना। और आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, सेविंग भी करना है, यानी कि जिस जिस चीज से आपकी नेटवर्थ बढ़े आपको वो सब चीज खर्च करना है। और आपको इमरजेंसी फंड को अपना बनाना है। भले आप इसे खर्च ना करने का प्रयास करें, फिर भी बना के रखिए, क्योंकि ये बहुत सपोर्ट करेगा आपको। मतलब कि इमरजेंसी फंड आपके लिए ऐसी स्थिति को पैदा होने देगा ही नहीं जिसमें आपको किसी से उधार लेने की आवश्यकता पड़े। आपको कर्ज में नहीं डूबना है, ठीक है ना। तो ये आपको हमेशा कर्ज में डूबने से बचाएगा, आपकी इमरजेंसी फंड। अब ये बात करते हैं कि आपके पास कितनी इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। तो देखिए, आप जितना भी कमाते हैं तो उसके हिसाब से आपके पास 6 महीने तक के लिए या 12 महीने तक के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। यानी कि लगभग 1 साल तक के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। देखिए, कई मामलों में ऐसा होता है ना कि जो व्यक्ति कहीं पे नौकरी करके कमा रहा है, यदि उसकी नौकरी चली जाती है, अब मान लीजिए ना कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो कहीं पे नौकरी करके पैसे कमा रहा है, तो दुर्भाग्यवश उसकी नौकरी चली जाती है, यानी कि उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो अगर उस व्यक्ति को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि उसे अगले महीने से कोई सैलरी नहीं मिलेगी, यानी कि उसके जेब में इनकम का आना बंद हो जाएगा। तो जब इनकम का आना बंद हो जाए ना, तो वहाँ पे इमरजेंसी फंड काम करता है। देखिए, एक नौकरी चले जाने के बाद दूसरी नौकरी जरूरी नहीं कि बहुत जल्दी मिल जाए, उसमें समय भी लग सकता है। किसी को जल्दी मिल जाता है या किसी को 1 महीने लग सकता है, किसी को 2 महीने लग सकता है, ठीक है ना। तो कितने भी महीने लगे, ठीक है ना, आपको कहीं और से पैसे उधार लेने की आवश्यकता ना पड़े अपने जीवन को चलाने के लिए। इसलिए पहले से ही अपने पास इमरजेंसी फंड रखे। यानी कि सपोज कि आप महीने का केवल 1 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है ना। केवल मैंने बोला 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। चलिए, तो यदि आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपके पास कम से कम या तो 6 लाख या तो 12 लाख तक का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। उदाहरण से समझिए, यदि किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, ठीक है ना, और उसकी नौकरी चली जाती है दुर्भाग्यवश, ठीक है ना, और उसे अगली नौकरी मिलने में 6 महीने का वक्त लग जाता है, 6 महीने का समय लग जाता है। तो इन 6 महीनों में वो जीने के लिए क्या करेगा? किसी से उधार लेगा। अगर उधार लेगा तो वो कर्ज में आ जाएगा, और ये कर्ज में आना एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उस व्यक्ति के पास इमरजेंसी फंड है पहले से 12 लाख रुपए का, ठीक है ना। तो अब ये बाकी के 6 महीने जहां उसके पास नौकरी नहीं है, तो वो अपना इमरजेंसी फंड का उपयोग कर सकता है जीने के लिए, और उसकी आर्थिक स्थिति में कोई भी तंगी या कोई भी कमी नहीं आ रही है, ठीक है ना। उसके पास अपनी सेविंग भी है, अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, उसके पास एक अच्छी खासी नेटवर्थ भी है, ठीक है ना। तो उसे अपनी सेविंग में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, अपने इन्वेस्टमेंट पे भी हाथ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि नौकरी ना होने के बावजूद उस व्यक्ति का जो हेल्प कर रहा है वो कर रहा है ये इमरजेंसी फंड, जिसने उस व्यक्ति को उधार लेने से भी रोक दिया। तो इमरजेंसी फंड बहुत ही काम में आता है। हालांकि ये प्रयास करना है कि इसको खर्च ना किया जाए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, जैसे कि नौकरी चले जाने की स्थिति पर, ये इमरजेंसी फंड बहुत ही काम आता है, जिसे आपको अपने पास रखना है। एटलीस्ट जितनी भी आपकी इनकम है उसे आप गुना कर दीजिए 12 से, तो जो भी आएगा आंसर, तो उतना आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने ये लिया है कि यदि आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आपके इमरजेंसी फंड में 12 लाख रुपए होना ही चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरी कही गई बातों का आप अच्छे से मतलब समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब जो छठी चीज आपको ध्यान में देना है 6 नंबर पे, वो है इन्वेस्टमेंट, है ना। देखिए, इसके बारे में मैं कब से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज आपको करना ही करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपकी नेटवर्थ को लॉन्ग टर्म में बहुत ही अधिक बढ़ा सकता है, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से कुछ ऑप्शन को मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, गोल्ड, PPF, ठीक है ना। तो इन सब चीजों में आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे
कभी भी निवेश बिना सीखे बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको स्टॉक मार्केट बोला तो आप डूब गए स्टॉक मार्केट में और आपने किसी भी कंपनी में बिना सोचे समझे निवेश कर दिया। नहीं, यदि आप इन्वेस्टमेंट को बिना सोचे समझे और बिना सीखे करते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट से कोई भी लाभ नहीं होने वाला। लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट से लाभ तभी होता है जब आप इन्वेस्टमेंट को सीख करके करते हैं, ठीक है ना। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें निवेश करने से क्या होता है, कैसे यहाँ पे पैसे बनते हैं, कैसे यहाँ पे निवेश किया जाता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बना के रखी है। मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि आप फाइनेंशियल IQ और वो इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट वाली प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। आपको वहाँ पे म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी और शायद मैंने बॉन्ड्स के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। अगर आपको उसके बारे में समझना है तो आप सर्च कर सकते हैं बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट बाय IQ स्मार्ट, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर गोल्ड, तो सोना पे निवेश करना, ये तो आपको पता ही है कि जो गोल्ड यानी कि जो उसकी सोना का जो दाम होती है ना वो हर साल बढ़ते रहती है, ठीक है ना। तो गोल्ड में भी निवेश करने से आपको लंबे समय में एक अच्छी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यानी कि आपको एक अच्छी आर्थिक मतलब बचाव मिल सकती है, ठीक है ना। फिर PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना, तो ये सरकारी स्कीम है निवेश करने की, ठीक है ना, जहाँ पे लगभग 8-9% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। तो ये वो इन्वेस्टमेंट टूल है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बोलूंगा कि जब भी आप कहीं पर भी निवेश कीजिए तो अच्छे से सीख कर समझ कर ही निवेश कीजिए। हाँ, और स्टॉक मार्केट में तुरंत निवेश करने मत चल जाइएगा। हाँ, ये बात सच है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से लॉन्ग टर्म में सबसे अधिक रिटर्न मिलता है, लेकिन वो तभी मिलता है जब आप स्टॉक मार्केट को सीख के करते हैं। आपको स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न मिलेगा ये पूर्णतः आपके काबिलियत पर ही निर्भर करता है, ठीक है ना। और यदि आपके पास स्टॉक मार्केट को सीखने का समय नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी निवेश करने से लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी पूंजी, एक अच्छी खासी कैपिटल यानी कि मतलब बन ही जाती है, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत सीख लीजिएगा, जिसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है IQ स्मार्ट पे, ठीक है ना। आप बस इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट वाली प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, ठीक है ना। और रही बात म्यूचुअल फंड की, तो मैं मतलब ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड में क्या होता है कि डायरेक्टली आपकी कंपनी भारत की टॉप कंपनीज में लगती है, और भारत की टॉप कंपनीज में क्या होता है, रिस्क बहुत ही कम होता है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि इंडेक्स फंड में यानी कि भारत की जो टॉप कंपनीज है ना, वहाँ पे अपने पैसे डालने में, यानी कि जैसे कि सेंसेक्स निफ्टी में, तो इंडेक्स फंड के थ्रू आपके पैसे सेंसेक्स और निफ्टी में जाते हैं जहाँ पे भारत की टॉप कंपनीज लिस्टेड है। तो इंडेक्स फंड के जरिए भारत की टॉप कंपनीज में निवेश करने से लॉन्ग टर्म में ना एवरेज पर ईयर 15% के आसपास तो रिटर्न मिल जाता है। तो यदि मैं इस हिसाब से बात करूं कि आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पे 15% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है, तो यदि आप SIP करते हैं ना, SIP, हाँ, तो यदि आप 1000 रुपये की पर मंथ की SIP करते हैं लगभग 25 सालों तक, तो 25 साल के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी इतनी। और यदि आप 2000 रुपये की मंथली SIP करते हैं इंडेक्स फंड में, जहां आपको प्रति वर्ष 15% का रिटर्न मिलेगा, तो 25 सालों तक 2000 रुपये की मंथली SIP करते करते आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी इतनी। और यदि आप 5000 रुपये की मंथली SIP करते हैं तो 25 साल के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी इतनी। तो आप देख पा रहे हैं कि एक छोटे से अमाउंट हर महीने SIP के थ्रू निवेश करने से लंबे समय में कितना बड़ा अमाउंट हो जा रहा है, और इतना बड़ा अमाउंट तो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही अच्छा है, या आपको आर्थिक स्थिति से हमेशा अच्छा रखेगा, यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो हमेशा अच्छी रहेगी। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा नियम समझा दे रहा हूँ कि यदि आपको अपने पैसे को सही से मैनेज करना है तो आप ये 50 समझिए, यहाँ पे देखिए, तो आप ये 50-30-20 रूल का पालन कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने अपने कई वीडियोस में बात किया इसके बारे में। देखिए 50 का मतलब होता है ना कि आपकी जितनी भी इनकम है ना उसका 50% आपके बेसिक नीड्स में जाना चाहिए, यानी कि जो भी आपकी बुनियादी ज़रूरत है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, रूम का रेंट, अपने बच्चों की मतलब कि एजुकेशन की जो फीस लगती है वो, है ना, यानी कि जो भी खर्चे जिन्हें करके आपके लिए जीवित रहना संभव हो पा रहा है, तो उन खर्चों को बोलते हैं बेसिक नीड। तो उसमें आपको केवल 50% ही जाएगा, ठीक है ना। 30% आपकी इनकम में से जाएगा उस जगह पे जो वांट्स एंड डिजायर्स है, यानी कि ऐसे खर्चे
जिन्हें करना बहुत जरूरी तो नहीं है जीने के लिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं अपने शौक को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास पहले से कपड़े हैं, फिर भी कोई नए कपड़े ले लिए, या फिर कहीं अपने शौक के लिए घूमने के लिए चले गए। हाँ, हमारे पास पहले से गाड़ी है या फिर कोई और गाड़ी ले ली, यानी कि जो खर्चे बस हम अपने शौक को, अपने एक इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं ना, उसको बोलते हैं मतलब वांट्स एंड डिजायर्स। जैसे कि मूवी देखना जाना, ठीक है ना, तो वहाँ पर बस आपका 30% कम जाएगा और 20% आपका जाएगा इनकम आपकी इमरजेंसी फंड को बनाने के लिए, ठीक है ना, इंश्योरेंस में प्रीमियम देने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो यदि आपकी इनकम कम है तो आप 50-30-20 का पालन कीजिए, और यदि आपकी इनकम बढ़ जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि यदि आपकी इनकम, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि यदि आपकी इनकम केवल 20,000 रुपये है, तो 20,000 में से 10,000 रुपये ही जाएगी आपकी बेसिक नीड में, ठीक है ना। और 20,000 का 30% कितना होता है? 6,000 रुपये। तो ये 6,000 रुपये जाएगी आपकी वांट्स एंड डिजायर्स में, और 20% कितना होता है 20,000 का? 4,000 रुपये। तो ये 4,000 रुपये जाएंगे आपके सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड में। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी इनकम मान लीजिए सौभाग्यवश 20,000 से बढ़कर चली गई 1.5 लाख रुपए पे, 1.50 लाख पर अगर आपकी इनकम चली जाती है, तो आप इसको बदल दीजिए और आप 40-20-40 कर लीजिए, यानी कि 40% बेसिक नीड्स अपने, मतलब 20% आपका रहेगा वांट्स एंड डिजायर्स और 40% रहेगा आपका इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट।